हेलो एवरीवन। आज हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक चले चलते हैं जो है जल संसाधन। ठीक है। अगला है हमारा जल संसाधन का जो टॉपिक मानचित्र से संबंधित, जो आपके आने वाले हर कंपटीशन पेपर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बड़े धरातलीय जल संसाधन। अगर हम बात करें तो भारत के जल संसाधन है जिसमें धरातलीय जल संसाधन है और भौम जल संसाधन है। धरातलीय जल संसाधन जो कि धरातल के ऊपर जितने भी जल संसाधन है, जैसे कि नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, ये सभी धरातलीय जल संसाधन है। उसके अलावा भौम जल संसाधन जितने भी भूमि के भीतर जो जल संसाधन है, जैसे कि आपके कुएं हैं, नलकूप हैं, ठीक है, ये सभी क्या है आपके भौम जल संसाधन, मतलब भूमि के जल संसाधन। तो बड़े जल संसाधन की अगर हम बात करें, बड़े धरातली जल संसाधन की अगर हम बात करें, तो इसमें हम कुछ राज्यों को देखेंगे जिसमें है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है? चिल्का, चिल्का झील। और ये कहाँ पर आ रही है? उड़ीसा में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो मानचित्र से संबंधित जिस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे उसी की मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और याद करें कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? चिल्का झील। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील कौन से राज्य में है, तो वो है उड़ीसा। तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सर्वाधिक लैगून कहाँ देखने को मिलता है? लैगून क्या होते हैं ये हम भौतिक भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी कटाव छटाव वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वो कहलाता है लैगून। अगर आप ये तट के आसपास यहाँ पे ये तट के आसपास काफ़ी जो कटाव छटाव वाला जो क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा लैगून अगर जिस जगह पे देखने को मिलेंगे तो वो है आपका केरल। और सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर है? उड़ीसा में चिल्का झील। तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में आगे है भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने 3 तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि भौम जल का अधिक उपयोग है ब्लू कलर से। ठीक है, ब्लू कलर से है भौम जल का उपयोग बहुत अधिक। तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा भौम जल उपयोग में लिया जाता है? तो ये जितने भी ब्लू कलर से मेंशन राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इधर ये तमिलनाडु, ये सभी भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें भौम जल मतलब भूमि के भीतर जो जल है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। भौम जल का उपयोग मध्यम दर से, मतलब ऐसे राज्य जो भौम जल का उपयोग मध्यम दर से करते हैं वो कौन कौन से हैं? जितने भी पर्पल कलर से मेंशन राज्य, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य हैं ये भौम जल का उपयोग कैसे करते हैं? मध्यम दर से करते हैं। ठीक है। और तीसरा है भौम जल का उपयोग बहुत कम, मतलब जो राज्य भौम जल का सबसे कम उपयोग करते हैं वो रेड कलर से मेंशन है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से देखना है कि भौम जल का उपयोग सबसे अधिक कौन से राज्य कर रहे हैं, मध्यम दर से कौन से राज्य कर रहे हैं और बहुत कम कौन से राज्य कर रहे हैं। तो आपको ये मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से याद हो जाना चाहिए कि भौम जल संसाधन में आपको क्या चीज़ देखनी है और याद करनी है। इसके बाद इसमें आगे कुछ नदियाँ दिखा रखी है आपको, जैसे उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे जो पर्पल कलर से मेंशन है वो है उत्तर भारत की नदियाँ। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उसमें आपकी आ जाएगी सिंधु नदी। भाई आप सभी देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो एरिया है ये उत्तर भारत है, हम सभी को पता है ये उत्तर भारत है, और दक्षिण वाला जो एरिया है ये दक्षिण भारत है। ठीक है, तो ये उत्तर वाला उत्तर भारत और दक्षिण वाला दक्षिण भारत।
तो सिंपल सी चीज़ है, उत्तर भारत की नदियाँ, ये सभी उत्तर भारत की नदियाँ हैं। जैसे सिंधु नदी है आपकी, कहाँ से निकल रही है, यहाँ सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है आपकी मानसरोवर से, और यहाँ से ये यहाँ से बहती हुई कहाँ पे गिर रही है आपकी, ये अरब सागर के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से यही मानसरोवर इधर से आपकी चेमा युंगडुंग पर्वत, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ यहाँ बहती हुई कहाँ पे गिर रही है, इधर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, यहाँ से आपकी गंगा नदी निकल रही है, और यहाँ यहाँ बहती हुई ये कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये तीनों नदियाँ जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये तीनों नदियाँ कौन सी हो जाएगी, उत्तर भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों में जैसे यहाँ पे आपकी नासिक, महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी नदी निकल रही है, और कहाँ पे गिर रही है, ये इधर बंगाल की खाड़ी में। ये यहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकल रही है, और कृष्णा नदी यहाँ से निकल के कहाँ पे गिर रही है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ से आपकी ये कावेरी नदी निकल रही है ब्रह्मगिरी पर्वत से, और ये यहाँ बहती हुई कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से हमें इसको बहुत स्पष्ट रूप से देखना है अच्छे से, कि उत्तर भारत की नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ कहाँ पर गिर रही है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ से निकल रही है और कहाँ को गिर रही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना और याद करना है। आगे हम अपना अगला मानचित्र इसमें देखते हैं, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो अब भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, उनमें कौन कौन सी आ जाती है, जैसे कि देखिए इधर हम भाखड़ा नागल परियोजना, पंजाब हरियाणा की एक परियोजना इधर है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद में ये आपकी है राजस्थान, इधर की तरफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, किस जगह आ रही है, आपको इनकी स्थिति ध्यान से देखनी है। इधर आ रही है आपकी, आ रही है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सी परियोजना हो जाएगी, इधर दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पर उड़ीसा में आपकी कौन सी आ रही है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कौन सी आ रही है आपकी, नागार्जुन सागर परियोजना। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है। तो ये सभी भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो है भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ। भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों की अगर हम बात करें, तो वो है गंगा और यमुना नदी। आपको याद रखना है, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री हिमनद से, और यहाँ से निकल के कहाँ गिर रही है, ये बंगाल की खाड़ी में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद और बंदरपूछ के ढालों से निकल के कहाँ पे मिल रही है, इधर आपके गंगा में मिल रही है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में आपकी आती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो ये सभी आपके, उसके बाद में अगला है आपका संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन की अगर हम बात करें, तो कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये कहाँ कहाँ चलाए गए, उन कार्यक्रम का नाम क्या है। जैसे कि हम बात करें अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, अलवर राजस्थान में। आपको याद होना चाहिए, प्रश्न पूछा भी गया है, अभी आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है आपका ये। तो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, अलवर राजस्थान में। ठीक है, नीरू मीरू, या जैसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे जल और आप कार्यक्रम, ये कहाँ पे चलाया गया है, आंध्र प्रदेश में। नीरू मीरू कार्यक्रम या जल और आप कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों कार्यक्रम हमें याद रखने, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम और नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम को दूसरा नाम जल और आप कार्यक्रम भी है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जगह है
जहाँ पर सबसे ज़्यादा जल संभर विकास की स्थितियाँ पैदा की गई है। ठीक है, जल संभर विकास की स्थितियाँ लाई गई, वहाँ पर पैदा की गई। वो एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, एक गांव है रालेगांव सिद्धि, आपने नाम सुना होगा, अन्ना हजारे जी का गांव है ये। ठीक है, ये कहाँ पर आता है? अहमदनगर में आता है। और अहमदनगर कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो रालेगांव सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास हेतु कई प्रयास किए गए। हमें इसकी स्थिति अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। रालेगांव सिद्धि कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन से शहर में है? अहमदनगर में। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में आगे है इसमें खनिजों से संबंधित, कि भारत में खनिजों की 3 विस्तृत पट्टियां हैं। अब हम खनिजों वाले चैप्टर को देखेंगे, तो जो खनिज की अगर हम बात करें तो भारत में खनिजों की 3 विस्तृत पट्टियां हैं। कौन कौन सी? भाई उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है पहला, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश है, और तीसरा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है। तो जो पहली पट्टी है वो ब्लू कलर से मेंशन कर रखी है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहली पट्टी है वो किससे मेंशन है? ब्लू कलर से, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन कौन से हैं? जो भी ब्लू कलर से मेंशन है, जैसे लौह इस्पात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इस जगह पर। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर पठार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा का पठार है, छत्तीसगढ़ है, ये सभी है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश वाला क्षेत्र, जहाँ पर लौह इस्पात सबसे ज़्यादा है। ठीक, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। अब दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश पर्पल कलर से मेंशन है, तो आप इसमें देख सकते हैं पर्पल कलर से कौन सी जगह है, जैसे गोवा कर्नाटक है, यहाँ पे लोअर अयस्क सबसे ज़्यादा है गोवा में। केरल में जो है मोनोजाइट और थोरियम है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर इधर आपका ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रदेश हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, जहाँ पर गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आ जाएंगे। गोवा में लोह अयस्क है, केरल में मोनोजाइट और थोरियम है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश रेड कलर से मेंशन है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, और गुजरात में पेट्रोलियम। तो ये किस में आ जाएंगे? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में। कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, इसकी स्थिति अच्छे से याद करनी है आपको, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आपको याद रखना है, भारत में खनिजों की 3 विस्तृत पट्टियाँ हैं आपकी। भाई उत्तरी पूर्वी शब्द से स्पष्ट है, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तरी पूर्वी ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये आपका उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। तो हमको अच्छे से याद होना चाहिए कि उत्तरी पूर्वी, भाई दिशाएं हमें पता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो हमें जब दिशाएं पता है तो अच्छे से हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन से राज्य आ रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश में कौन से राज्य आ रहे हैं, और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, और वो किन किन खनिजों के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में हम अगले मानचित्र पर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं, इन सभी जगहों पर जो जो इसमें शहर दिखाई दे, यहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बात करें झारखंड में नुआ मंडी, ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, बादाम पहाड़, मयूरभंज में, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, भंडारा में, कर्नाटक में विल्लारी, हासपेट, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और चित्रदुर्ग में, और तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लौह अयस्क होता है। तो आप सभी को ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे मानचित्र के अंदर पूछा जा सकता है, निम्नलिखित लौह अयस्क क्षेत्रों को दर्शाइए। ठीक है, आपके दे दिया गया नुआ मंडी, बादाम पहाड़, भंडारा, सलेम। तो आपको कैसे पता चलेगा? भाई नुआ मंडी दिया है तो आपको पता होना चाहिए नुआ मंडी झारखंड में है, तब आप झारखंड में नुआ मंडी को मेंशन करेंगे। बादाम पहाड़ आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में है, तो आप उसे उड़ीसा में लगाएंगे।
सलेम आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है, तो आप उसे तमिलनाडु में लगाएंगे। भंडारा आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है, तो आप उसे महाराष्ट्र में लगाएंगे। तो आपको इनको भी अच्छे से याद करना है कि कौन सी जगह कौन से राज्य में आ रही है और किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जगह कौन से राज्य में और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हम इसी प्रकार से नेक्स्ट खनिज पे चलते हैं, जो है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है उड़ीसा का। सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा, देन उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से अगला है बॉक्साइट या एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र। इसमें भी प्रथम स्थान है उड़ीसा का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम में पहला स्थान है उड़ीसा, जिसमें कालाहांडी और संबलपुर वाले क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका झारखंड आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अमरकंटक के पठार आ जाएंगे। मध्य प्रदेश कटनी, जबलपुर और बालाघाट मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पूरे कोल्हापुर, ये सब आपके महाराष्ट्र में आ जाएंगे। भावनगर, जामनगर गुजरात में आ जाएंगे। तो ये सभी एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका तांबा निक्षेप या तांबा उत्पादक। तांबा निक्षेप और तांबा उत्पादक। तांबा उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें आपके ये पर्पल वाले जितने भी है ये तांबा उत्पादक हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश गुंटूर, कर्नाटक चित्रदुर्ग और हासन, तमिलनाडु दक्षिण आर्कोट। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं तांबा उत्पादक। ब्लू कलर से मेंशन है तांबा निक्षेप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा का निक्षेपण होता है। तो वो निक्षेप का मतलब हो जाता है जमाव से। ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जमाव तांबे का कहाँ पर है? झुंझुनू अलवर राजस्थान में है। ठीक है, हम सभी ने सुना है खेतड़ी प्रदेश जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू अलवर में आता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, झारखंड में सिंह भूमि है। तो ये सभी है तांबा निक्षेप क्षेत्र। तो हमें ये भी पता होना चाहिए तांबा उत्पादक कौन से क्षेत्र है और तांबा निक्षेप क्षेत्र कौन से हैं, ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में हम अगला देखते हैं अभ्रक उत्पादक राज्य। अभ्रक उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो ये सभी जो जगह हैं ये अभ्रक उत्पादक है। जैसे कि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम अभ्रक होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में सर्वोत्तम अभ्रक होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, यहाँ पर अभ्रक है। उसके बाद में हम देख सकते हैं इसमें कर्नाटक के मैसूर, हासन, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, इधर झारखंड में हजारीबाग पठार, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा, और राजस्थान के अंदर जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर में अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कि अभ्रक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, अच्छे से इनको देखना है अभ्रक उत्पादक राज्यों को। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर कोयला उत्पादक राज्य। कोयला उत्पादक राज्यों को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। ये सभी कोयला उत्पादक राज्य है जिसमें बोकारो, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बोकारो, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और कहाँ पर आता है? झारखंड में। ठीक है, ये कहाँ पर आता है? झारखंड में। मतलब कि ये जो जगह है झारखंड, यहाँ पर बोकारो और झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, तलचर है उड़ीसा में, कोरबा है इधर छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, चांदावरदा है महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, सिंगरैनी अगर आता है तो आंध्र प्रदेश में है और सिंगरौली अगर आता है तो वो मध्य प्रदेश में है। दोनों में अंतर है, आपको याद रखना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, सिंगरैनी भी एक जैसा लगता है, सिंगरौली भी एक जैसा लगता है। तो रौली है, ल है तो मध्य प्रदेश, और सिंगरैनी न है तो आंध्र प्रदेश में है। नेवेली है आपका तमिलनाडु में। तो ये सभी कोयला उत्पादक राज्य है। अगला है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बरौनी बिहार में है,
डिगबोई असम में है, यहाँ अंकलेश्वर कलोल नवागाम गुजरात में है, मुंबई हाइदर महाराष्ट्र में। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित और बरौनी तेल शोधन कारखाना बाजार आधारित है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये दो जगह दे रखी है, एक तो डिगबोई असम और दूसरा बरौनी बिहार। तो डिगबोई जो तेल शोधन कारखाना है वो किस पे आधारित है, क्षेत्र पे आधारित है, और बरौनी तेल शोधन कारखाना किस पे आधारित है, बाजार पे आधारित है। मतलब कि ये जो जगह है ये क्षेत्र पर आधारित है और ये जो जगह है ये बाजार पर आधारित है। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में आपको इन सभी क्षेत्रों की स्थिति देखनी है। इसके अलावा कुछ तेल शोधन कारखाने हैं जिनको आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर आते हैं, इनकी स्थिति आपको अच्छे से देखनी है। जैसे कि यहाँ पे भटिंडा है, भटिंडा इधर पंजाब में आ रहा है, ठीक है। मथुरा यहाँ पर आपकी यूपी में आ रहा है, बरौनी बिहार में आ रहा है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, डिगबोई गुवाहाटी आपके असम में आ रहा है, पारादीप यहाँ उड़ीसा में आ रहा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आ रहा है, चेन्नई नागपट्टनम ये इधर तमिलनाडु में आ रहा है, कोच्चि इधर आपका केरल में आ रहा है, मंगलुरु यहाँ पर कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में, जामनगर गुजरात में। तो ये सभी जो है वो तेल शोधन कारखाने हैं। तो इन सभी तेल शोधन कारखानों को बहुत अच्छे से देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको आपको याद करना है, अच्छे से इनकी स्थिति को आपको देखना है। उसके बाद अगला है प्राकृतिक गैस कुएं। प्राकृतिक गैस कुएं कहाँ कहाँ पर आ जाएंगे आपके, जैसे उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और रामनाथपुरम तमिलनाडु। तो ये सभी है आपके प्राकृतिक गैस के कुएं। यहाँ पर सभी जगह पे क्या है, प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। उसके बाद अगली है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ कहाँ पर है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, नरोरा कहाँ पर आ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा चित्तौड़ राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ये सभी नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं जो आपको याद करनी है। कौन कौन सी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन कौन से राज्य में है आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र पता होना चाहिए आपको। तो इन सब की स्थिति और ये कौन कौन से राज्य में है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे है इसमें कुछ खनिजों के निक्षेप, जैसे यूरेनियम निक्षेप है, थोरियम मोनोजाइट इल्मेनाइट के निक्षेप है। तो हम सबसे पहले इसमें देखिए ब्लू कलर से मेंशन है यूरेनियम निक्षेप। तो यूरेनियम निक्षेप की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, उदयपुर अलवर झुंझुनू राजस्थान में है, दुर्ग मध्य प्रदेश में है और भंडारा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सभी जगह पर किस चीज़ के निक्षेप है, यूरेनियम खनिज के निक्षेप है। इसके बाद में थोरियम मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो खनिज है उसके निक्षेप कहाँ पर है, जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र उड़ीसा में है, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे पालवक्काड़ तथा कोलाम में केरल में कौन से निक्षेप है, थोरियम मोनोजाइट इल्मेनाइट खनिजों के निक्षेप है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला है सौर ऊर्जा विकास की संभावनाएं। सौर ऊर्जा विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी भारत, जिसमें हम ले सकते हैं राजस्थान और गुजरात को, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा विकास की संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा का उत्पादन है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ सभी जगह पे पवन ऊर्जा का उत्पादन में ये सभी राज्य अग्रणी हैं। इसके बाद में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है मणिकरण हिमाचल प्रदेश। आपने सुना होगा मणिकरण एक जगह है जहाँ पर गर्म जल का स्रोत है, ठीक है, गर्म जल का स्रोत मणिकरण एक जगह है जहाँ पर गर्म जल का स्रोत है, जहाँ हल्के से अगर चावल किसी पोटली में बांध के भी अगर डालो तो वो भी सिक के बाहर निकल जाता है। तो ये जगह कहाँ पर आती है आपकी, हिमाचल प्रदेश में, जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का एक स्रोत है मणिकरण। उसके बाद में आगे है लौह इस्पात संयंत्र। तो लौह इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डो इस्पात संयंत्र को। यहाँ तक कि आज के लिए बहुत है आपका। ये सभी जो है वो खनिजों से संबंधित थे, ठीक है। फिर आगे जो लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, वो सभी उद्योगों से संबंधित हम चैप्टर के पर चर्चा करेंगे जब अध्ययन करेंगे उसकी। तो आज जितने भी हमने पढ़ा है वो खनिजों से संबंधित और जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया है, खनिजों के बारे में अध्ययन किया है। तो उन सभी खनिजों को और जल संसाधन को, उन सभी जगहों की स्थिति को आपको बहुत ध्यान से समझना और याद करना है। फिर अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। ये सभी आपको अच्छे से याद करना है, तो फिर जल्दी हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट।